हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं एचसी जोशी, टीजीटी एसएसटी केवीआईटीबीपी सेकंड शिफ्ट देहरादून। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। कांता कांता वर्क्स इन एन ऑफिस. She attends her office from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. She gets her salary regularly at the end of every month. In addition to the salary, she also gets provident fund as per the rules laid down by the government. She also gets medical and other allowances. Kanta does not go to office on Sundays. This is a paid holiday. When she joined work, she was given an appointment letter stating all the terms and conditions of work. ये कांता की स्टोरी है। कांता एक ऑफिस में काम करती है। वह सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक ऑफिस में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपनी सैलरी पाती है। सैलरी के अलावा वह सरकारी नियमों के अंतर्गत भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड भी उसे मिलता है। उसे मेडिकल और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को ऑफिस नहीं जाती, यह पेड हॉलिडे होता है। उसने जब नौकरी शुरू की थी तब उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधी कुछ शर्तों का उल्लेख किया गया था। दूसरी केस स्टडी है कमल की। कमल इज कांताज नेबर. ही इज अ डेली वेज लेबरर इन अ नियरबाई ग्रोसरी शॉप. He goes to the shop at 7:30 in the morning and work till 8 p.m. in the evening. He gets no other allowances apart from the wages. He is not paid for the days he does not work. He has therefore no leave or paid holidays. Nor was he given any formal letter saying that he has been employed in the shop. He can be asked to leave any time by his employer. कमल, जो कि कांता का पड़ोसी है, वह नज़दीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला एक श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अलावा अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है। जिस दिन वो काम नहीं करता है उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती है। उसे कोई पेड हॉलिडे भी नहीं मिलता है। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला था जब उसने दुकान में काम शुरू किया था और उसके एम्प्लॉयर के द्वारा उसे किसी भी समय काम से हटने के लिए कहा जा सकता है। क्या आप कांता और कमल के रोजगार की परिस्थितियों में अंतर देखते हैं? जहां कांता संगठित या ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, वहीं कमल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। Organized sector. Organized sector covers those enterprises or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work. संगठित क्षेत्र या ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो कार्यस्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास एक निश्चित काम होता है। ये क्षेत्रक या ये सेक्टर सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों का पालन करना होता है। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर गिवन इन वेरियस लॉज सच एज फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, सॉफ्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट एटसेट्रा. It is called organized because it has some formal processes and procedures. क्योंकि ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और इन्हें
अनेक नियमों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम आदि का पालन करना होता है। इसे संगठित क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया और कार्यविधि होती है। Some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to register themselves with the government and follow the rules and regulations. कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते हैं या किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, बल्कि वे स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों का पालन करते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वह सरकारी उपक्रम होता है। ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सरकारी यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही प्रकार का हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में भी यदि सरकारी नियमों का पालन किया जाता है और औपचारिक तरीके से काम होता है, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, यदि इन नियमों का पालन किया जाता है तो वो भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत आता है। Workers in the organized sector enjoy security of employment. They are expected to work only a fixed number of hours. If they work more, they have to be paid overtime by the employer. They also get several other benefits from the employers. They get paid leave, payment during holidays, provident fund, gratuity, etc. संगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उन्हें रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की अपेक्षा की जाती है। यदि वे अधिक समय तक काम करते हैं तो एम्प्लॉयर के द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन ओवर टाइम दिया जाता है। एम्प्लॉयर से उन्हें दूसरे लाभ भी मिलते हैं जैसे पेड हॉलीडेज, अवकाश के दौरान भुगतान, भविष्य निधि आदि। They are supposed to get medical benefits, and under the laws, the factory manager has to ensure facilities like drinking water and a safe working environment. When they retire, these workers get pensions as well. ऐसे वर्कर्स को मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती हैं और नियमों के अनुसार जो फैक्ट्री के मालिक हैं वह ऐसे वर्कर्स के लिए शुद्ध पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को भी सुनिश्चित करते हैं। जब वे रिटायर होते हैं तो ऐसे वर्कर्स को पेंशन भी मिलती है। बेनिफिट्स फॉर वर्कर्स: सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वर्क ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, more than work after working hours, paid overtime by employer, paid leave, payment during holidays, provident fund, gratuity, etc. Medical benefits. Under the laws, the factory's manager has to ensure facilities like drinking water and safe working environment. After retirement, get pensions as well. Unorganized sector. The unorganized sector is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of the government. असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं से निर्मित होता है। कमल जिस क्षेत्र में काम करता है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ही है। इस क्षेत्र के नियम तो होते हैं परंतु उनका पालन नहीं होता है। There are rules and regulations, but these are not followed. Jobs here are low paid and often not regular. There is no provision for overtime, paid leave, holidays, leave due to sickness, etc. Employment is not secure. People can be asked to leave without any reason. When there is less work, such as during some seasons, some people may be asked to leave. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कम वेतन वाले रोजगार होते हैं, यानी कि लोगों को सैलरी कम मिलती है। और दूसरी चीज़ ये रेगुलर भी नहीं होती है।
यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेगुलर नहीं होता है। साथ ही साथ यहाँ पर अतिरिक्त समय में काम करने का कोई पैसा या वेतन नहीं मिलता है। साथ ही साथ पेड हॉलीडेज की फैसिलिटी नहीं होती है। अवकाश के दौरान भी वेतन नहीं मिलता है। बीमारी के कारण छुट्टी लेने का कोई प्रावधान नहीं है। और साथ ही साथ लोगों का जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, वो भी सुरक्षित नहीं है, यानी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। मजदूरों को बिना किसी कारण के काम से हटाया जा सकता है। कुछ लोगों को काम करने से छुट्टी दे दी जाती है जब फैक्ट्री में काम नहीं होता है, और बहुत से लोग जो एम्प्लॉयर है उसकी पसंद पर भी काम करते हैं। This sector includes a large number of people who are employed on their own doing small jobs such as selling on the street or doing repair work. Similarly, farmers work on their own and hire laborers as and when they require. इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्य जैसे सड़कों पर सामान बेचना, मरम्मत कार्य करना, इस प्रकार के कामों में लगे रहते हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को भी लगाते हैं। डिसएडवांटेजेस फॉर वर्कर्स। जॉब आर हियर लो पेड एंड नॉट रेगुलर। देयर आर नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, नो पेड फॉर एनी लीव ड्यू टू सिकनेस एटसेट्रा। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, कैन बी आस्क्ड फॉर लीव विदाउट एनी रीजन। When there are less work, some people ask to leave means no job security. How to protect workers in the unorganized sector? असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो? In the rural areas, the unorganized sector mostly comprises of landless agricultural laborers, small and marginal farmers, sharecroppers and artisans such as weavers, blacksmiths, carpenters and goldsmiths. ग्रामीण क्षेत्रों में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मुख्य रूप से काम करने वाले जो श्रमिक हैं वो भूमिहीन कृषि श्रमिक होते हैं, छोटे किसान होते हैं, फसल बटाईदार या कारीगर जैसे बुनकर, लुहार, बढ़ई और सुनार होते हैं। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, क्रेडिट, भंडारण सुविधा आदि उपलब्ध कराने की जरूरत है। इस तरीके से ऐसे श्रमिकों को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हुए सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। इन द अर्बन एरियाज, unorganized sector comprises mainly of workers in small scale industry, casual workers in construction, trade and transport, etc., and those who work as street vendors, head load workers, garment makers, rag pickers, etc. शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिक, निर्माण, व्यापार और परिवहन में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, या सड़क पर सामान बेचने वाले, या सिर पर बोझा ढोने वाले ऐसे श्रमिक, या वस्त्र निर्माण में काम करने वाले या कबाड़ उठाने वाले ऐसे श्रमिक आते हैं। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। We also find that majority of workers from scheduled caste, tribes and backward communities and themselves in the unorganized sector. हम यह भी पाते हैं कि बहुत से श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जातियों से हैं जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं।
ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। अतः आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए असंगठित या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता देना आवश्यक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक, पब्लिक एंड प्राइवेट, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। Public sector. In the public sector, the government owns most of the assets and provides all the services. Railways or post office is an example of the public sector. The purpose of the public sector is not just to earn profits. Governments raise money through taxes and other ways to meet expenses on the services rendered by it. सार्वजनिक क्षेत्र में जो अधिकांश एसेट्स हैं इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार का नियंत्रण होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। रेलवे, डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्देश्य है वो केवल लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि लोगों को सेवाएं प्रदान करना होता है। सरकार सेवाओं पर किए गए जो खर्च है उसकी भरपाई टैक्स या अन्य तरीकों से करती है। प्राइवेट सेक्टर. In the private sector, ownership of assets and delivery of services is in the hands of private individuals or company. निजी क्षेत्र में जो एसेट्स हैं या परिसंपत्तियां हैं उन पर जो स्वामित्व, जो ऑनरशिप है, वह किसी एक व्यक्ति का या कंपनी के हाथों में होता है। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को या रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व की हैं, प्राइवेट सेक्टर की हैं। एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स. टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज. निजी क्षेत्र की जो एक्टिविटीज हैं उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें अधिक भुगतान करना पड़ता है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जो डिफरेंसेस हैं वो आपने यहाँ पर देखें। पब्लिक सेक्टर में जहाँ सरकार का स्वामित्व होता है, वहीं प्राइवेट सेक्टर में कुछ व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह का स्वामित्व होता है। पब्लिक सेक्टर का उद्देश्य है लोगों को सेवाएं प्रदान करना, सर्विस प्रोवाइड कराना। वहीं प्राइवेट सेक्टर का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती हैं, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ चीजों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रकों की क्षमता से बाहर होती हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। फिर यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो वे इसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे या बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसीलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्रक उन उत्पादनों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती है। इसी प्रकार सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है
और राशन की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। सरकार लागत का कुछ भाग वहन करती है और इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना, समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं। शिशु मृत्यु दर के मामले में उड़ीसा और मध्य प्रदेश सबसे आगे हैं। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समिंग अप, सारांश। In this chapter, we have looked at ways of classifying economic activities into some meaningful groups. One way of doing this is to examine whether the activity relates to the primary, secondary or tertiary sectors. इस चैप्टर में हमने आर्थिक गतिविधियों को समूह में विभाजित करने के तरीकों का अध्ययन किया। इसका एक तरीका यह परीक्षण करना है कि गतिविधि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में से किससे संबंधित है। The data for India for the last 30 years shows that while goods and services produced in the tertiary sector contribute the most to GDP, the employment remains in the primary sector. भारत के पिछले 30 वर्षों के आंकड़े यह दिखाते हैं कि यद्यपि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्रक में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, लेकिन रोजगार या एम्प्लॉयमेंट में आज भी प्राथमिक क्षेत्रक सबसे आगे है। We have also seen what all can be done for increasing employment opportunities in the country. हमने यह भी देखा कि देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है। Another classification is to consider whether people are working in organized or unorganized sectors. दूसरे वर्गीकरण में हमने संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की स्थिति को देखा। Most people are working in the unorganized sector and protection is necessary for them. अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनके लिए संरक्षण आवश्यक है। We also looked at the difference between private and public activities and why it is important for public activities to focus on certain areas. हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों की गतिविधियों के बीच अंतर का अध्ययन किया और देखा कि सार्वजनिक गतिविधियों को कुछ निश्चित क्षेत्रों पर केंद्रित करना अनिवार्य क्यों है। थैंक यू।